सो हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। मैं हूं जसवंत पाठक और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और वो है डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फंडामेंटल राइट को डिस्कस किया था और उससे आने वाले सवालों को भी मैंने बताया था। आज हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम लगा हो प्रीलिम्स 2026 वाला मई में, या लोअर पीसीएस का हो, या आपका इधर आपका एसएससी एनडीए किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो जिसमें पॉलिटी आ रही है, उसमें डीपीएसपी का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो विदाउट एनी डिले हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं और बहुत अच्छे सेगमेंट के साथ में, और क्वेश्चन जो होंगे, जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वो भी मैं कराऊंगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि संविधान, भारतीय संविधान के भाग 4 में आप देखोगे तो 36 से लेकर 51 तक जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी के बारे में लिखा गया है। ठीक है, अब अगर बात करें तो जो भारतीय संविधान का भाग 4 है उसमें इन सिद्धांतों का उद्देश्य जो है, यानी जो डीपीएसपी का उद्देश्य है, वो राज्य में कल्याणकारी राज्य को बनाना है, यानी भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाने का काम करना है और सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। मैंने दो शब्द बताए, सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक नहीं बताया मैंने, सामाजिक और आर्थिक, सोशल एंड इकोनॉमिक। ठीक है, बेसिकली जो डीपीएसपी है वो स्पेन और आयरलैंड के संविधानों से प्रेरित होकर इसका काम है कि गरीबी, भुखमरी, शहरी सामाजिक आर्थिक असमानताओं जैसी समस्याओं के समाधान के लिए इसको शामिल किया गया है। ऑलराइट, अब अगर बात करें तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो डीपीएसपी है ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा या न्यायालयों के द्वारा न्यायोचित या लागू करने योग्य नहीं, वाद योग्य नहीं है। आप मतलब इनका काम ज़बरदस्ती आप जो है इसको इम्पोज नहीं करवा सकते। जैसे फंडामेंटल राइट क्या है, गवर्नमेंट उसको जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को इम्पोज करना ही पड़ेगा, लेकिन डीपीएसपी ऐसा नहीं, राज्य चाहे तो लागू करे, राज्य चाहे तो ना करे, वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, फिर अगर बात करें कि स्वतंत्रता के बाद से भारत की जो सरकारें थी उन्होंने समय समय पर जो है नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल किया है, मतलब इसको एग्जीक्यूट किया है। अब एक बहुत ही अच्छे जो है कह सकते हो कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को एनालिसिस करने वाले पॉलिटिकल थिंकर है जिनका नाम है ग्रेनेविल ऑस्टिन, नाम याद रखना, ग्रेनेविल ऑस्टिन। इनके अकॉर्डिंग जो डीपीएसपी है वो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, सबके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है। ठीक, अब बात करें तो जो डीपीएसपी है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुछ जो प्रोविज़न थे इनके समान ही है। इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक मिलता है। समाज की जो भी बदलती आवश्यकताएं हैं इसके अनुसार संसद ने संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से डीपीएसपी में नए नए प्रावधान जोड़े हैं। जैसे आपने देखा कि जो अनुच्छेद 36 है इसके अकॉर्डिंग राज्य शब्द का वही अर्थ है जो आर्टिकल 12 में है और भाग 3 में है। ठीक, अनुच्छेद 37 कहता है, इसमें कहा गया है कि जो निर्देशक सिद्धांत है वो न्यायोचित नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं है। फिर भी अनुच्छेद 37 कहता है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत है और राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो कानून बनाते समय डीपीएसपी को नज़रअंदाज ना करे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करे। अब अगर इसके क्लासिफिकेशन, इसके वर्गीकरण की बात करें तो भारतीय संविधान में डीपीएसपी का कोई विशिष्ट वर्गीकरण नहीं है। हालांकि अपनी आसानी के लिए, सुगमता के लिए इन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला सिद्धांत है समाजवादी सिद्धांत, सोशलिस्ट नेचर। दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल। तीसरा है उदार बौद्धिक सिद्धांत। ये 3 तरह के कैटेगरी में डीपीएसपी को वर्गीकरण किया गया है। अब इसके कार्यान्वयन की बात करें तो क्रमिक जो सरकारें थी उन्होंने डीपीएसपी को लागू करने के लिए कई कानून बनाए। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे पंचवर्षीय योजनाएं, भूमि सुधार अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। तो ये सब जो है सरकारों ने इसको लागू किया है, यानी ये डीपीएसपी से क्या किया गया है, लिया गया है। ठीक है,
अब बात करें तो अनुच्छेद 38 की, तो जो अनुच्छेद 38 है, बेसिकली हम ये बात करेंगे समाजवादी सिद्धांत के बारे में, ठीक है। तो जो 38, 39 है, 41 है, 42 है, 43 है, 43A है, 46 है और 47 तक ये समाजवादी सिद्धांत है, ठीक है। तो जो समाजवादी सिद्धांत, जिसमें आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देने का निर्देश देता है, आर्टिकल 38। और आय, स्थिति और अवसरों में असमानताओं को कम करना, और ये कब जोड़ा गया? 1978 के 44th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ए के माध्यम से इसको जोड़ा गया। आर्टिकल 39 कहता है कि जो राज्य है वो अपनी नीति को सुरक्षा की दिशा में निर्देशित करेगा। आर्टिकल 38 में और भी प्रोविजन है, 39 में वो क्या कहेगा कि सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त आजीविका के साधनों का अधिकार। दूसरा है जो भौतिक संसाधनों हैं उनका न्याय संगत वितरण, यानी ऐसा नहीं कि आप जो है कास्ट, रिलीजन, सेक्स, बाई बर्थ प्लेस के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन करो, ठीक है। धन और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण की रोकथाम, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन की भी बात करता है, श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति को जबरन दुर्व्यवहार से बचाने का भी निर्देश देता है, ठीक है। बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर, ये भी डाला गया है 1976 के 42वें संविधान संशोधन। फिर आर्टिकल 39 का जो ए कहता है वो कहता है कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के बावजूद सभी नागरिकों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने पर जोर देता है। आर्टिकल 41 कहता है कि जो बेरोजगारी होगी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामलों में काम, शिक्षा और सहायता के अधिकार को सुरक्षित करना है। आर्टिकल 42 कहता है कि न्याय संगत और मानवीय कार्य स्थितियों को सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत प्रदान करने के भी प्रावधान शामिल है। आर्टिकल 43 कहता है कि श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह योग्य वेतन, उचित पारिश्रमिक और सभ्य कार्य परिस्थितियों को सुनिश्चित करने का भी काम करेगा। इसी तरह आर्टिकल 43 का ए कहता है कि किसी भी उद्योग में लगे जो उपक्रम होंगे, प्रतिष्ठान या अन्य संगठनों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, ठीक। और ये कब जोड़ा गया? 1976 का 42वां संविधान संशोधन। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 46 कहता है कि कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। आर्टिकल 47 कहता है कि लोगों के पोषण स्तर, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। ये कुछ इसके काम। अब हम बात करेंगे गांधीयन प्रिंसिपल की। गांधीयन प्रिंसिपल बेसिकली आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47, 48 में है। आर्टिकल 40 कहता है कि यह अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन पर जोर देता है और स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। आर्टिकल 43 कहता है कि ग्रामीण स्तर पर आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। आर्टिकल 43 का बी कहता है कि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। आर्टिकल 46 कहता है कि यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा और संवर्धन पर जोर देने का भी काम करेगा। ऑलराइट, अब बात करें तो आर्टिकल जो 47 कहता है वो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो मादक पदार्थ हैं, इनके दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का भी काम करेगा। आर्टिकल 48 कहता है जो गाय हैं, बछड़े हैं और जितने भी दुधारू पशु हैं, इन पर भार ढोने वाले पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाना तथा उनकी नस्लों में सुधार करना। आर्टिकल 39 से लेकर अब जब बात करेंगे आर्टिकल 51 तक, ये उदारवादी सिद्धांत है। आर्टिकल 39 कहता है कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देना। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 45 कहता है कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। 2002 की जो 86th अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें 45 में संशोधन किया गया, जिसमें प्राथमिक शिक्षा अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार इसको बनाया गया। आर्टिकल 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक तरीके से व्यवस्थित करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लागू करना। आर्टिकल 48 कहता है कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करना।
आर्टिकल 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान को लूटपाट, विरूपण, विनाश आदि से बचाना। जो राष्ट्रीय स्मारक हैं हमारे, जो पुरानी सांस्कृतिक धरोहर है हमारी। आर्टिकल 50 क्या कहता है? राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायिक पालिका का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहा है। ठीक। आर्टिकल 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारों को प्रोत्साहित करने का काम आर्टिकल 51 में बताया गया है। अब डीपीएसपी के अलावा भी कुछ निर्देश स्टेट को मिला है। क्या मिला है? जैसे कि भाग 4 में, जब आप भाग 4 पढ़ेंगे तो इसमें भी कुछ जो है अतिरिक्त प्रोविजन डाले गए, जैसे सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावे, यानी जो प्रशासन की दक्षता सुनिश्चित करते हुए संघ या राज्य के मामले में संबंधित सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावों पर विचार किया जाना चाहिए। ये भाग 16 में अनुच्छेद 335 में है। मातृभाषा में शिक्षा, यानी जो हमारी लोकल लैंग्वेज है उसको प्रमोट करना। ठीक है। और ये भाग 17 में है, अनुच्छेद 350 के ए में डाला गया है इसको। ठीक। मातृभाषा में शिक्षा। फिर हिंदी भाषा का विकास, भारत के विविध सांस्कृतिक तत्वों की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में हिंदी भाषा का उपयोग और विकास को बढ़ावा देना केंद्र सरकार का दायित्व बनता है और भाग 17 के अनुच्छेद 351 में है। अब अगर बात करें थोड़ा सा आगे, तो जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, हमेशा ये मौलिक अधिकार के बीच में टकराव होता रहता है, यानी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में टकराव देखने को ज़्यादातर मिलता है। अब बात करें, जब डीपीएसपी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ नीतियों या कानूनों का कार्यान्वयन संभावित रूप से व्यक्तियों के, कह सकते हो कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है। जैसे एक केस आया था चंपाकम दोराय राजन, 1951 में एक केस आया था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मौलिक सिद्धांतों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच अगर टकराव होता है तो जो उसमें मौलिक अधिकार है वो भारी पड़ेगा, वो सर्वोपरि होगा, मौलिक अधिकार को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक। हालांकि इसने ये भी स्वीकार किया कि संसद संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से एफआर में भी, यानी फंडामेंटल राइट में भी संशोधन कर सकती है। इसके बाद में आपने देखा कि फर्स्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में हुआ और चतुर्थ संविधान संशोधन 1955 में हुआ, 17वां संशोधन जो है 1964 में हुआ। अब इसके बाद में 1967 का एक मामला आता है, गोलकनाथ का मामला। चंपाकम दोराय राजन मामले के दौरान निर्धारित जो सिद्धांत थे उनका पालन करते हुए न्यायालय ने घोषणा करी कि संसद निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन को लागू करने के लिए प्रकृति में पवित्र किसी भी मौलिक अधिकार को कम या सीमित नहीं कर सकती, गोलकनाथ मामले में कहा गया। फिर आया 24वां संविधान संशोधन। इसने संसद को संवैधानिक संशोधन अधिनियमों के माध्यम से किसी भी मौलिक अधिकारों को कम करने या हटाने का अधिकार दिया। फिर आया 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसने एक नया संशोधन 31 का सी जोड़ा, जिसमें कुछ प्रोविजन शामिल किए गए, जैसे 39 का खा गा। इसको लागू करने का प्रयास करने वाला कोई भी कानून अनुच्छेद 14, 19 या 31 द्वारा जो प्रदान किए गए जो मौलिक अधिकार हैं, इनके उल्लंघन के आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा। केशवानंदन भारती केस आया 1973 में। इसमें जुडिशियल रिव्यू को संविधान का मूलभूत सिद्धांत मानते हुए 31C के दूसरे प्रावधान को असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर दिया। हालांकि अनुच्छेद 31C के पहले प्रावधान को संवैधानिक और वैध माना गया। फिर इस तरह से आपने देखा कि बैलोसा संविधान संशोधन 1976 आया। मिनरवा मिल्स केस आया 1980 में। ठीक है। तो ये जो है कुछ इस मामले में न्यायालय ने मौलिक अधिकारों और व्यवहारिक मार्गदर्शन जो प्रणाली है डीपीएसपी, इसके बीच संतुलन के महत्व पर जोर दिया कि भाई टकराव मत करो, दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलो और मौलिक अधिकारों द्वारा प्रदान किए गए साधनों का उल्लंघन किए बिना निर्देशक सिद्धांतों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना चाहिए। तो करंट टाइम में देखा जाए तो जो मौलिक अधिकार हैं वो डीपीएसपी से सर्वोच्च हैं। हालांकि मौलिक अधिकारों में संशोधन करके निर्देशक सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है।
बशर्ते कि जो संशोधन हो वो संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट ना करे, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। और ये कब कहाँ केशवानंदन भारती केस में बताया गया। ठीक, अब बात करें तो जो डीपीएसपी है इसकी विशेषताएं और महत्व क्या है। इसके ऊपर आयरिश संविधान का प्रभाव पड़ा। ठीक है, अंबेडकर का क्या दृष्टिकोण था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निर्देशक सिद्धांतों को समाजवादी और संविधान की एक नवीन विशेषता बताया है। ये आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए एक बहुत ही व्यापक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम का गठन करते हैं। इसमें संविधान का दर्शन मिलता है, यानी मौलिक अधिकारों के साथ साथ निर्देशक सिद्धांत भी संविधान के दर्शन को समाहित करते हैं। वे एक दूसरे के पूरक और सहायक हैं। प्रस्तावना में बताए गए उद्देश्यों और आदर्शों को प्राप्त करने के लिए दोनों ही जरूरी है। सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने का काम करता है, कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देने का काम करता है, प्रगतिशील उपाय कुछ शामिल हैं। ठीक है, संवैधानिक मार्गदर्शन का भी काम करता है, राजनीतिक प्रतिबंध भी लगाता है। ठीक, यानी सरकार पर। तो ये था जो है कुछ इंपॉर्टेंट डीपीएसपी, जो कि आपके एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और अगर आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो इनका रिवीजन 2-3 बार कर लो, क्वेश्चंस इनसे लगा लो। ठीक है, क्वेश्चंस का हम एक दिन एक पूरा सेशन ही रखेंगे और उसमें हम क्वेश्चंस कराएंगे। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और बेहतर लेक्चर आपके लिए ला सकें। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।